ग्रीस की हमारी 12 दिन की यात्रा अद्भुत रही। हमने दुनिया की मोस्ट एक्सक्लूसिव प्लेसेस को विजिट किया, 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, द मोस्ट हैपनिंग आइलैंड इन द वर्ल्ड, Mykonos, mesmerizing Santorini and Athens. Come with me and ride this great journey. कल रात को 3:30 बजे दिल्ली से फ्लाइट थी और फिर दोहा पहुंच गए, कतार। वहाँ लेवर था 3-4 घंटे का। उसके बाद हम अभी एथेंस पहुंच गए हैं। ये जो आप जितना भी टैक्सी देख रहे हैं ये सब एथेंस का है। ग्रीस एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और यहाँ पर हर साल करीब 1,80,00,000 लोग पुरातात्विक अवशेषों के साथ साथ इस शहर एवं विभिन्न आइलैंड्स के रोमांच को जीने के लिए आते हैं। यह एथेंस का डाउनटाउन एरिया है और कंपैरेटिवली एक नया स्ट्रक्चर। हमने शहर के मध्य में ही अपनी एकोमोडेशन हायर की है यहाँ पर, जो कि 3 बेडरूम फ्लैट है और वेरी कंफर्टेबल एंड वेरी रीजनेबल। कुछ देर के विश्राम के बाद हम चल पड़े शहर को देखने के लिए। आज जितना भी हम शाम तक देख पाते हैं यहाँ पे लोकल एथेंस, वो देखते हैं। आर्क ऑफ हेड्रियन के पास से गुजरते हुए हम प्लाका नेबरहुड में पहुंच गए और वहां से आगे जैसे ही हम जाते हैं वैसे ही एक्रोपोलिस के पूर्व की ओर जो उसका बेस है वहां तक पहुंच गए हैं हम। सामने ऊपर पहाड़ी पर एक्रोपोलिस नजर आ रहा है और नीचे लिसिक्रेटिस। लिसिक्रेट्स का कोराजिक स्मारक 2300 साल से अधिक पुराना है। यह एक इमारत के बाहरी हिस्से में इस्तेमाल किए गए कंस्ट्रक्शन फॉर्मेट जो कि कोरिंथियन शैली कहलाती थी, उसका एक आदर्श उदाहरण है। इस स्थापत्य शैली की विशेषता यह थी कि पतले फ्लेवर्ड कॉलम और एकेंथस के पत्तों और स्क्रॉल से इस पर सजावट की जाती है। हम जिस स्थान पर घूम रहे हैं वह 1400 वर्ष ईसा पूर्व भी व्यापार के लिहाज से एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण सेंटर हुआ करता था। अभी हम प्लेटेनाउ स्ट्रीट पे हैं जो कि लिसिक्रेट्स के
साउथ ईस्ट में है। जब यहाँ लगते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई हेरिटेज स्ट्रीट में आ गए हैं, और बहुत सारे यहाँ पे रेस्टोरेंट हैं, रोड साइड रेस्टोरेंट। इसके अलावा हैंडीक्राफ्ट्स के बहुत सारी दुकान हैं। जितने भी बिल्डिंग्स हैं वो अति प्राचीन तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन नई भी नहीं है और इतनी पुरानी भी नहीं है, लेकिन एक परफेक्ट हेरिटेज लुक दे रही है। यहाँ पर इस तरह के जो टिपिकल रेस्टोरेंट होते हैं उन्हें टेवर्ना कहते हैं, और एक इनफॉर्मल प्लेस होती है खाने के लिए। सामने जो हमें चर्च नज़र आ रहा है वह होली चर्च ऑफ सेंट निकोलस रंगावास है। 11th सेंचुरी में इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था, और उसके बाद 1971 तक बहुत सारे घटनाएं इस चर्च के साथ हुई जो काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। अभी हम चर्च के साइड की जो लेन है उससे होते हुए सामने की तरफ जा रहे हैं। अभी क्योंकि ये बंद है जैसा सौरभ बता रहा है, तो इसलिए हम आपको कोई ख़ास दिखा नहीं पाएंगे इसके बारे में। पर एक छोटी सी दुकान थी हैंडमेड बेकरी की, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी, तो हमने 2-3 चीज़ें यहाँ की क्योंकि लोकल है तो ट्राई करी कि किस तरह की होती है। इट्स डिफरेंट बट नाइस। अब हम डाइनिसाओ एरियोपेगिटाओ स्ट्रीट पर आ गए हैं। यह एक चौक के रूप में बदल जाता है, जिसके 2 रास्ते एक्रोपोलिस की ओर और एक रास्ता लिसिक्रेट्स की ओर और चौथा रास्ता ओलंपियन आर्कियोलॉजिकल साइट की तरफ जाता है। एथेंस की सड़कों पर जब हम चलते हैं तो नए और पुराने का समागम साफ नजर आता है। इस शहर का इतिहास हालांकि हजारों साल का है और यहाँ पर ग्रीक और तुर्क वास्तुकला देखने को मिलती है, लेकिन 19वीं शताब्दी की नई वास्तुकला और शहर की सड़कें हैं वो आपस में घुल मिल गई हैं। हम सड़क के दूसरी ओर आर्च ऑफ हेड्रियन देख सकते हैं। पूरे शहर में हमें इस तरह की मूर्तियां नज़र आती हैं जो कि कोई न कोई एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति रहे हैं इस शहर के या इस देश के। सामने जो हम देख रहे हैं वह आर्च ऑफ हेड्रियन या हेड्रियन गेट है। इसे 131वीं या 132वीं ईस्वी में बनवाया गया था और एथेंस के नागरिकों ने इसे बनाया था। ऐसा कहा जाता है कि ये इसलिए बनवाया गया था कि हेड्रियन ने पास ही जो एक बहुत विशाल मंदिर है वहाँ पे बहुत सारा धन दिया था, एक दानदाता के रूप में उन्हें सम्मानित करने के लिए इस आर्च को बनवाया गया था। और दूसरा मत ये भी है कि जब हेड्रियन ने एथेंस की नागरिकता स्वीकार की तो उस उपलक्ष्य में भी ये बनवाया गया। सो दोनों मत हैं, कोई भी मत हो, बड़ा सुंदर बना हुआ है यह। और हम यहाँ आके सभी लोग पिक्चर्स खिंचवाते हैं, सभी जितने भी टूरिस्ट आते हैं वे। ये सामने जो देख रहे हैं ये ओलंपियन आर्कियोलॉजिकल साइट है और बहुत ही फेमस है। अभी हम पीछे की ओर हैं, आइए आगे की ओर चलते हैं क्योंकि एंट्रेंस गेट आगे की तरफ है। तो हम आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ ओलंपियन पे आ गए हैं और सामने जो देख रहे हैं ये इसका एंट्रेंस गेट है। हमने टिकट पहले से ऑनलाइन ले लिए थे, 8 पाउंड्स के 8 यूरोस पर हेड।
लेकिन यहाँ से शायद कुछ चेक करवाना है। आइए अंदर चलते हैं। सामने जो हमें नज़र आ रहे हैं ये ओलंपियन ज्यूस मंदिर के अवशेष हैं, और अभी क्योंकि कुछ रेनोवेशन चल रहा है तो ये एक मचान से कवर्ड है, और ये ओलंपियन देवताओं के राजा को समर्पित एक स्मारक के मंदिर का हिस्सा है जो कि प्रिजर्व किया गया है। इसका निर्माण 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू हुआ था, जब यहाँ पर अत्याचारी सत्ता में थे और उस ज़माने में एक सबसे बड़ा मंदिर बनाना चाहते थे, तो तब का ये कंस्ट्रक्शन है। जो देखने वाली बात है वो यह है कि आज से 2500 साल पहले किस तरह की वास्तुकला थी और कितने भव्य निर्माण कार्य हुआ करते थे। इसका जब निर्माण शुरू हुआ तो उसके करीब 630 साल बाद, यानी कि 2री शताब्दी तक भी इस मंदिर के कार्य संपूर्ण नहीं हुए थे। इस मंदिर का निर्माण कार्य फिर जब सम्राट हेड्रियन आए तो उन्होंने पूर्ण किया, और फिर इन्होंने 104 विशाल स्तंभ भी यहाँ पर जोड़े थे। वो उस काल का ग्रीस का सबसे बड़ा मंदिर था, और प्राचीन काल में किसी भी पंथ की सबसे बड़ी मूर्तियां भी यहाँ पर थीं। आप विशालकाय खंभे देख सकते हैं नज़दीक से कि कितने बड़े उनका रहा होगा वॉल्यूम और ऊंचाई। अफसोस की बात यह है कि 267 ईस्वी में बर्बर आक्रमण के दौरान मंदिर पूरी तरह लूट लिया गया और खंडहर में तब्दील कर दिया गया। सभी जितने पुराने स्ट्रक्चर्स हैं, ज़्यादातर का हश्र यही किया गया है कि जब भी बारबेरियंस आए तो उन्होंने सभी जो निर्माण कार्य थे उनको ध्वस्त कर दिया गया। रोमन साम्राज्य के दौरान अन्य निर्माण परियोजनाओं के लूटे जाने के बावजूद भी 16 विशाल कॉलम आज भी देखे जा सकते हैं। आपको एक बात बताऊं, ये मेरे जो पीछे आप एक छोटा सा केबिन देख रहे हैं, वहाँ पे एक गार्ड बैठे हैं, और यहाँ से हमने जब एक छोटा सा पत्थर उठाया तो उन्होंने आके और टोका कि ये एंशियंट प्रॉपर्टी है और आप किस तरीके से इसको उठा सकते हैं, ये ऑफेंस है। तो ये यहाँ की जो सुरक्षा है वो इतनी मजबूत है। मंदिर परिसर में ही पूर्व की ओर हमें ये सामने खंडहर नज़र आ रहे हैं। ये सब वर्कर्स के लिए रहने की जगह और उनके बाथरूम्स, किचन एंड जो सभी जो सुविधाएं होती थी उनके खंडहर को प्रिजर्व किया गया है। आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ ओलंपियन से बाहर निकलकर जब हम बाईं तरफ मुड़ते हैं तो स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड बायरन और स्टैच्यू ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट नज़र आते हैं। सामने जो हम देख रहे हैं ये रोमन बाथ के अवशेष हैं। इनको 3rd सेंचुरी एडी में बनाया गया था, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि पहले ये शहर की सीमा के बाहर हुआ करते थे और बहुत पुराने ज़माने से लोग यहाँ रहा करते थे, बिकॉज़ बहुत सारा पानी यहाँ था, जंगल था, और इसीलिए लोग यहाँ पे रहते थे। काफ़ी सभी सुविधाओं से युक्त लगता है यह रोमन बाथ। ऐसा भी कहा जाता है कि पहले क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा जंगल था तो प्री हिस्टोरिक डेज से भी यहाँ पे लोग रहते थे।
वर्ष 2003 में जब मेट्रो के लिए वेंट की खुदाई हो रही थी तो उस खुदाई के दौरान इस रोमन बाथ को डिस्कवर किया गया था। हम एथेंस के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लैंडमार्क मेट्रोपॉलिटन कैथीड्रल ऑफ एनंसिएशन के सामने खड़े हैं। यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान है और इसका कंस्ट्रक्शन 1842 में शुरू हुआ था और 20 साल बाद 1862 में कंप्लीट हुआ। ऐसा कहा जाता है कि करीब 72 डिमोलिश्ड चर्चेस से जो मार्बल इकट्ठा हुआ वो सब इसके कंस्ट्रक्शन में काम लिया गया था। शहर के मध्य में जो छोटी सड़कें हैं वहाँ पर चल के हम अनुभव ले रहे हैं, इस शहर को जीने की कोशिश कर रहे हैं कि चारों तरफ क्या है क्या नहीं है। बहुत कुछ नया देखने को मिलता है, बहुत कुछ नया जानने को मिलता है और कुछ न कुछ नया देख ही जाता है। अभी ये इंडियन फूड दिख गया हमें। इलेक्ट्रा मेट्रोपोलिस होटल एक बड़ी सुंदर छोटी सी हट बना रखी है एंशिएंट स्टाइल की। मुझे नहीं पता ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट लोगों को आकर्षित करने के लिए, लेकिन या इट्स ए यूनिक आइडिया। एरमाओ स्ट्रीट एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहाँ पे शॉपिंग और रेस्टोरेंट, लिकर आदि के लिए टूरिस्ट बड़ी संख्या में आते हैं। इसके ठीक सामने जो स्क्वायर आप देख रहे हैं, इस स्क्वायर को कॉन्स्टिट्यूशन स्क्वायर कहते हैं और इसका नाम इसलिए है कि सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं वह बिल्डिंग बेसिकली पार्लियामेंट हाउस है। काफ़ी भव्य लग रही है। अब हम एथेंस की जो सबसे ऊंची हिल है लिकाबेटस हिल, उस पर जाने के लिए आ गए हैं। ये केबल कार का स्टेशन है जो आप सामने देख रहे हैं। इसका किराया आने जाने का 10 यूरो है और ये जो ट्रेन है ये एक फ्यूनिकुलर सिस्टम पे बनी हुई है। 1965 से ये लगातार चल रही है और ऊपर जाने के लिए 2 स्टेशन के बीच में पूरी तरीके से ये लाइन सुरंग के अंदर से जाती है। 28 डिग्री के एंगल पे इसकी चढ़ाई है और करीब 690 फीट ये टोटल डिस्टेंस कवर करती है। माउंट लाइकाबेटस शहर के मध्य कुछ इस तरीके से स्थित है। व्यूज तो अच्छे हैं। अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ वह एथेंस का हाईएस्ट पॉइंट है। इज इट? I think so. Yeah, Antra says that she thinks so, but I think होना चाहिए सबसे ऊंचा पॉइंट। और यहाँ से पूरे दृश्य बहुत अच्छे हैं और सनसेट यहाँ का बहुत अच्छा है। देखते हैं कि सनसेट तक मौसम यदि ठीक रहा तो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा घंटा है, शायद चर्च है या क्या मुझे नहीं पता। उसके पीछे से झांकता हुआ सूर्य बहुत ही सुंदर लग रहा है। ग्रीस का झंडा, ये ग्रीस शहर देख सकते हैं आप। यहाँ इस जगह एक्चुअली एक रेस्टोरेंट है और रेस्टोरेंट पे काफ़ी रश रहता है। 2-3 लेवल पे रेस्टोरेंट है। क्योंकि ये ऊंचाई पे है और जितने भी ये एथेंस का सड़कें हैं ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी ऐसे स्लांटिंग है पूरे शहर में ही। दूसरी तरफ हम जाते हैं तो उधर भी कुछ ऊंचाई है और बीच में थोड़ी ढलान है।
सामने जो चर्च नज़र आ रहा है, 2 क्रॉस दिखाई दे रहे हैं आपको, 2 डोम और 2 क्रॉस। ये सेंट जॉर्ज चर्च है। Oh, fantastic. Dada is doing a great job with this. Yeah. Yes, therefore it's very, very nice. I'm Kelsey, by the way. Josh. दिन के अंत में आखिर वाव फैक्टर आ ही गया। सनसेट के बैकड्रॉप में एथेंस शहर। वाव, इट्स सो वंडरफुल, एक्सट्रीमली प्रिटी एंड सीनिक, वेरी इंप्रेसिव एंड mesmerizing. साथियों, मैं डॉक्टर DS चौधरी हूं और मेरा चैनल है डॉक DSC 70। यदि आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, like it and share it. Thank you very much for watching the episode. Bye bye. See you.